कारकुन रुकावटें अबूर करते ने इस्लामाबाद में दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। कारकुन रुकावटें अबूर करते हुए रेड जोन में दाखिल हुए। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज और दीगर रहनुमा कंटेनर पर मौजूद। पीडीएम मुजाहरे की इंतजामी कमेटी का इजलास। मुजाहरे को धरने में तब्दील करने से नाजरीन, आप जानते हैं कि पूरे इस्लामाबाद में दफ़ा 144 लगा हुआ है। उसके बावजूद भी ये आपने देखा कि जो पीडीएम के लोग हैं वो गेट फलांग के अंदर आए और हाथों में उनके बाकायदा डंडे हैं, और जो आपने मनाजिर देख लिए कि वो गेट फलांग के अंदर आए। और नाजरीन, पीटीआई का कोई भी बंदा अगर सड़क के किनारे भी खड़ा हो तो उस बंदे पे शल बरसाए जाते हैं, उस पे जो है वो कानून नाफज किए जाते हैं। अब तो लाहौर में भी नाजरीन दफ़ा 144 नाफज हो चुका है और लाहौर में भी गिरफ़्तारियाँ मज़ीद बढ़ जाएंगी। और आप जानते हैं कि अभी तक पीटीआई के तकरीबन सारे ही कारकुनान जो हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, और हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को कल कोर्ट में हाज़िर करने का हुक्म दे दिया है। तो नाजरीन, ये जो जत्था लेके आए हैं ये लोग, ये इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ इस बात के लिए लेके आए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसले दिए हैं वो गलत हैं। तो नाजरीन, ये पूरी तरह से ये चाहते हैं कि जो भी फ़ैसला है वो हमारे हक़ में आए, हमारे हक़ के अलावा कोई भी दूसरा फ़ैसला हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल अगर रही नाज़रीन तो पाकिस्तान के हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि ये वो लोग हैं जिनको अपने मुल्क की फ़िक्र ही नहीं है, जिनको कोई परेशानी नहीं है, जो मुल्क में महंगाई होने वाली महंगाई के बारे में नहीं सोच रहे। वो सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि पीटीआई को किस तरह से हमने गिरफ़्तार करना है, उस पर किस तरह से मुकदमे दर्ज करने हैं। आप जानते हैं कि लाहौर कोर कमांडर हाउस में जो कुछ भी हुआ वो इन्होंने एक रास्ता बनाया पीटीआई को गिरफ़्तार करने के लिए, पीटीआई पे पाबंदियाँ लगाने के लिए। वो एक जानबूझ के उन्होंने एक रास्ता बनाया। नाजरीन, जहाँ तक मैं फ़ौज को जानता हूँ या फ़ौज को समझता हूँ, एक फ़ौजी सिपाही अपनी जान दे देगा लेकिन वो अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटेगा। कोर कमांडर हाउस में आपने देखा नाजरीन कि वहाँ पे बिल्कुल पुरसकून जो लोग अंदर गए, उन्हें किसी किस्म की मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा। वो आराम से अंदर गए और अंदर जाके उन्होंने तोड़ फोड़ की, सारा नुकसान किया। तो नाजरीन, ये होना नहीं चाहिए था। मैं इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। फ़ौज हमारा सबसे बेहतरीन असासा है और फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी भी बंदे को कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी, पिछले व्लॉग में भी इस बात का आपसे ज़िक्र कर चुका हूँ कि फ़ौज पे किसी तरह का कोई भी हमला नहीं होना चाहिए और फ़ौज को किसी भी मामले में घसीटना नहीं चाहिए। फ़ौज को बदनाम करने की साजिशें वो करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन नाजरीन, जहाँ पे मैं आपको बताऊँ ना QRF थी वहाँ पे, ना ही कोई इस तरह का मैंने वहाँ पे मजम्मत देखी। और आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी नाजरीन, आपने देखा जो वही कोई 80 या 100 के लगभग जो बंदे थे वो आराम से कोर कमांडर हाउस के अंदर जाते हैं और वहाँ के पे अंदर जाके वो तोड़ फोड़ करते हैं, वहाँ की जो चीज़ें हैं उनको तोड़ते हैं। तो नाजरीन, ये रास्ता जो है ये इनका बन चुका है। तो नाजरीन, आप देखना ये है कि दफ़ा 144 नाफज होने के बाद हमारी गवर्नमेंट जो है वो इन लोगों पे कोई एक्शन लेती है जो रेड जोन के अंदर घुसे हैं और दरवाज़े फलांग के, गेट फलांग के अंदर आए हैं, हाथों में उनके डंडे मौजूद हैं। आप जानते हैं नाजरीन कि एक दफ़ा इमरान खान की वो थी डी चौक में, कोई 80 से 100 बंदा इकट्ठा हुआ था। वो भी इमरान खान को वो उनकी किसी केस में ज़मानत होने की वजह से थी। वो लोग वहाँ पे उनका वो खुशी मनाने आए थे। उनके हाथ में कोई भी डंडा नहीं था, उन्होंने कोई भी तोड़ फोड़ नहीं की, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो उन पे शेलिंग की गई, उनको डंडे मारे गए। अभी भी नाजरीन, आपने देखा कि ना सिर्फ मर्दों को बल्कि औरतों को भी बालों से पकड़ के घसीटा गया और चादर और चार दीवारी को बिल्कुल पामाल किया करते हुए ये लोग तमाम जितने भी कारकुनान हैं उनके घर में घुसे और इन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की और उनको अरेस्ट किया।
اور ان کی عورتوں کو جو ہے وہ سڑک پہ انہوں نے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا ہے ناظرین۔ تو ابھی آج کی صورتحال یہ ہے کہ ہماری اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ اس بات کو تسلی دے رہی ہے کہ کوئی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا، کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ناظرین یہ ریڈ زون میں تو آ چکے ہیں نا، ریڈ زون کے اندر آ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کا ایک بھی بندہ ریڈ زون کے اندر نہیں آ سکتا، لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ سارے کے سارے ریڈ زون کے اندر آ چکے ہیں، ان کے ہاتھ ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں سب کے ہاتھ میں، تو ان کے اندر انٹر ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین حالات کافی خراب ہیں، یہ اصل میں سپریم کورٹ کو دبانے کی کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ نہ دے، لیکن سپریم کورٹ ناظرین جہاں تک خبر ہے وہ مطمئن ہے، اور ان کی باڈی لینگویج یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، جو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے اور وہ فیصلے کریں گے، چاہے اس کے لیے ان کو اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ تو بھائی صاحب بہت سارے لوگ ایسے یہاں پہ آئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیوں آئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان میں کون سا آئین چل رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، کسی بھی جو لوکل لوگ ہیں ان کو اس بارے میں بالکل نہیں پتہ، جو لائے گئے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا سمجھایا گیا ہوگا، کیا بتایا ہوگا۔ تو ناظرین آپ سمیع ابراہیم صاحب کی گفتگو سنیں اور اس کے بعد اپنی رائے جو ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ناظرین آپ کی رائے میرے لیے قیمتی ہوتی ہے، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا ناظرین۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہوگی اگین مجھے آپ وہ لازمی بتائیں، اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ استعمال کرتے ہیں آپ بلی بھگت، یہ نوسر بازی ہے، یعنی رانا ثناء اللہ اور مولانا فضل الرحمان کے بیچ مذاکرات کی خبریں چلوائی جا رہی ہیں، مولانا اکڑ گئے، مولانا ڈٹ گئے، وہ چلوائی جا رہی ہیں، مولانا نے کہا میں ہٹ جاؤں گا، پیچھے ہٹ جاؤں گا، وزارتیں چھوڑ دوں گا، یہ بھی فرمائشی خبریں چلوائی جا رہی ہیں۔ یہ نوسر بازی ہے کہ جی وہ راضی ہے، وہ راضی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب راضی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں جس طرح 97 میں سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تھا، یہ اس طرح کی ان کی تیاری ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آج وکیلوں کی ایک بہت بڑی جو تعداد ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہے، پھر اس کے علاوہ جو پاپولر سینٹیمنٹ ہے آن دا اسٹریٹ وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے جو مجھے نہیں پتا کہ اس کو کس حد تک یہ میٹیریلائز کریں گے، لیکن یہ جو بندے لا رہے ہیں یہ اس لیے لا رہے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ ہے کہ شاید آج کوئی نوٹسز وغیرہ ہوں گے، آج لوگوں کو بلایا جائے گا، وہ کل آئیں گے تو تب تک یہاں پر ہمارا کراؤڈ پورا ہوگا، اور اس کے بعد ہم پھر جو بھی بلیک میلنگ کرنی ہوگی وہ ہم کریں گے۔ تو یہ لوگوں کو ایک مقصد کے لیے لایا جا رہا ہے، مجھے کوئی ابہام نہیں ہے۔ میں نے 97 کا حملہ بھی دیکھا تھا، یہ سپریم کورٹ پر اگر انہیں موقع ملے، ان کے جو دل کے اندر جو چیزیں ہیں یہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، یہ قبضہ دیکھیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اسی جگہ پر کہا تھا کہ ہم تو جو قبضہ ہوا ہے سپریم کورٹ کا اس کو چھڑوانے کے لیے آئے ہیں، عطا تارڑ کے ہمراہ۔ تو بیسیکلی یہ ایک ہیلی کاپٹر ہے، پتہ نہیں یہ کوئی سرویلنس کر رہا ہے یا کسی بڑے اشرافیہ کو لے کے جا رہا ہے، بٹ دیٹ از دیئر۔ تو یہ جو کچھ بھی آج یہ سپریم کورٹ پر حملہ ہے اور سپریم کورٹ کو روکنے کی کوشش ہے کہ وہ جی ایک ان کے پاس ہمیں اس سے پہلے رپورٹ کیا نیلم نے بھی کہ ان کے پاس سامان بھی ہے، یعنی کہ یہاں پہ بیٹھنے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ پھر فوٹیجز میں کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی دیکھے گئے ہیں، اگر یہ پرامن احتجاج تو ڈنڈے ان کے پاس کیوں ہے؟ نگرانی کر رہی ہے۔ اچھا یہ میں حاجی صاحب سے کہتا ہوں یہ ایک ہیلی کاپٹر ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی سپریم کورٹ کی نگرانی کر رہا ہے، ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے۔ اب یہ تو میں نہیں کہتا کہ یہ پھولوں کی پتیاں سپریم کورٹ پہ نچھاور کرے گا، ہو سکتا ہے اندر سے دیکھ رہے ہو کہ کوشش کر رہے ہو کہ ججز کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ ویسے تو ان کی پتلونیں آج گیلی ہوئی ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس لیے کہ توہین عدالت یہ کر چکے ہیں، اور اگر آج قانون اور آئین کے مطابق کارروائی ہو تو یہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے۔ بلائیں وزیر اعظم کو، اسحاق ڈار کو، اعظم نذیر تارڑ صاحب کو، یہ جو چند وزیر ہیں، پوچھیں ان سے کہ ہم نے کہا تھا پیسے دیں، آپ نے نہیں دیے، ہم نے یہ کہا تھا کہ الیکشن 14 مئی کو ہونا ہے، آپ نے نہیں کروایا، بالکل کلیئر۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ توہین عدالت پہ نہیں جائے گی آج، ان کا جو زیادہ ایمفیسس ہوگا، جو ان کی کوشش ہوگی کہ پیسے ملیں الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کروایا جائے۔ لوگ تو ویسے بھی مذاق میں کہہ رہے ہیں کہ پنجاب اور کے پی پی میں فوج تو آ ہی گئی ہے، اب اگر یہ آ ہی گئے ہیں تو آپ ان سے الیکشن ہی کروا لیں، ضرور تحریک انصاف کے لوگوں پہ چھاپے مروانے ہیں۔ تو یہ ویری انٹرسٹنگ جو کچھ ہوگا سپریم کورٹ میں، لیکن یہ ڈرانے کے لیے آئے ہیں، حملے کے لیے آئے ہیں۔ ججز جو ہیں ان کی باڈی لینگویج ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں تسی جو کرنا ہے کر لو، اگر ہمیں کوئی قربانی دینی پڑی تو ہم دیں گے، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور وکیلوں کی بڑی تعداد اس کے ساتھ کھڑی ہے، عوام
समी साहब यकीनन ये लोग समझ रहे हैं कि डराने से वो डर जाएंगे, लेकिन आप सर बता रहे हैं कि वो बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो डरने वाले नहीं है। तो क्या ये डराना उनके लिए नेगेटिव हो जाएगा फैसले में? देखिए, आप जो आपने बात कही है ना, मैं अगर आप रिपीट कर दें, मैं कोई एक साहब डराने से क्या फैसले के ऊपर सर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इनके डराने की वजह से, इनकी इस टेक्निक की वजह से? ये जो मर्जी कर लें, मैं आपको बताऊं, जो मर्जी कर लें। ये एक लाहौर की एक तकरीब में कुछ लोग थे, उन्होंने वहां पर कुछ जजेस भी शरीक थे, तो उन्होंने कहा कि जो जजेस की बॉडी लैंग्वेज है, जो जजेस के चेहरे पर जो मुस्कुराहटें हैं, जजेस ने देखें, उमर अता बंदयाल साहब कमरे अदालत में कह चुके हैं कि अगर सैक्रिफाइस करना पड़ा तो ठीक है, हम सैक्रिफाइस कर लेंगे। तो इसलिए आइन और कानून से हट के एज लॉन्ग एज उमर अता बंदयाल इज चीफ जस्टिस और ये 2 मेंबर उनके साथ बैठे हैं, ये 3 मेंबर बेंच का, तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्शन के मामले में जो ताखीर है उस पर जो ये एक्शन लेंगे वो एग्जेम्पलरी होगा, क्योंकि उमर अता बंदयाल साहब कह चुके हैं कि अगर आपने कोई फैसला नहीं अमल दरामद हुआ तो अमल दरामद बेंच मौजूद है, आप दरखास्त दें और फिर देखें क्या होता है। तो ये वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि सारे के सारे जजेस आइन के लिए उनके यही जज्बात होंगे 90 दिनों में इलेक्शन। तो पर लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब ये हमारे पीछे कुछ लोग हैं जो इस वक्त, मुझे नहीं पता कि वो उनके नज़दीक आइन की जो है पासदारी ये है कि बस हर इलीगल चीज़ को आप लीगल कहते रहे कि फलां ये कह रहा है, फलां ये कह रहा है। आई डोंट नो, आप दिखाएं कि दिस इज व्हाट वी आर। क्या हो रहा है समी साहब, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूं टू नो व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड यू। ये आप इनको इनसे पूछो तो इनको ये भी ना बताओ कि कितने हैं। हाँ, अब ये वाकई नीलम सही कह रही है कि इन मौलाना को, अब मुझे नहीं पता ये क्या कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने दस्तूर पाकिस्तान पकड़ा हुआ है और ये नुकसान की इजाजत दी देंगे। अब ये बेसिकली कह रहे हैं सरकारी अमलाक को नुकसान की इजाजत नहीं देंगे। कोई भी नहीं देना चाहता। कौन देना चाहता है सरकारी अमलाक को बर्बाद करने की इजाजत, और कौन हमें अपने इदारों पर हमला की इजाजत दे सकता है? लेकिन वो जो रेंजर्स ने उठाया था इमरान खान को खींच के, वो कहां पर हुआ? क्या उसकी इजाजत हो सकती है? लोग गुस्से में हैं, इसलिए गुस्से में हैं कि आपने एक साबिक वजीर आजम और सबसे पॉपुलर लीडर को जिस तरीके से गिरफ्तार किया, और ये हमेशा बेचते रहे हैं इसी तरह। इन्होंने 77 में क्या तहरीक चलाई थी, क्या क्या कर इन सब ने कि निज़ाम मुस्तफ़ा लाएंगे, और फिर बीच में जाओ लग से वजारतें लेके बैठ गए। तो हुकूमत ये करना चाहते हैं। जो लंदन प्लान इमरान खान कह रहे हैं एक्सपोज हो चुका है, ये आज का जो धरना है क्या ये उस लंदन प्लान का पार्ट है? क्योंकि ये इमरान खान ने कहा है कि जी हमारी जमात को ये बैन करना चाहते हैं और इसीलिए मुकदमे भी हो रहे हैं, छापे भी हो रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। तो पिछले 4 दिनों से ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रहा है? फलां पकड़ लिया, फलां दहशतगर्द, इकबाली बयान, ये वो। देखें, कोई भी जो हमारे इदारे हैं या जो हमारी अमलाक है उस पर हमले को कंडोन नहीं कर सकता। हम सब इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन देखना ये है कि पहला घोंसा, पहला थप्पड़ किसने मारा। लड़ाई शुरू होती है जब। अगर इमरान खान को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया, अगर इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जाता तो जो कुछ हुआ क्या वो होना था? ये चेन रिएक्शन है। अब आप जो खुद किया उसको तो हुकूमत पीछे हटा दे, और जो वहां पर मॉब ने किया, पता नहीं कौन लोग थे, किसके लोग थे, क्या चाहते थे। ऐसी ऐसी वीडियो और फुटेजेस हैं लोगों की के निकल के आ रहे हैं गाड़ियों से और ये काम कर रहे हैं। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाता जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, खींच के, मार के, डंडे मार के, तो क्या कौम इस तरह निकलती? और अभी भी आपको